नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के 7वें चैप्टर व्यापार एवं भूमंडलीकरण से संबंधित टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, व्यापार एवं भूमंडलीकरण से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने टोटल 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बता चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 160 से आगे के जो प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बताऊंगा, और साथ ही यह जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, उसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा वो रहेगा आप लोगों के 8 चैप्टर से संबंधित। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर 161 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है 1945 के बाद विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव बढ़ा। आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो 161 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव बढ़ा था 1945 के बाद। तो याद रखेंगे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 1945 के बाद विश्व में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव बढ़ा था। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व किस देश ने किया। आपको उस देश का नाम बताना है जिसने बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व किया था। यहाँ पर ऑप्शन है सोवियत संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो राइट आंसर 162 का हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे, बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध था पूंजीवादी गुट से। पूंजीवाद गुट से ही दोस्तों यह देश संबंधित था। इसलिए आप कह सकते हैं कि बाजार और मुनाफा आधारित यानी कि पूंजीवाद से संबंधित आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व अगर किसी देश ने किया था तो वो था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर 162 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाजार और मुनाफा किससे संबंधित होता है? बाजार और मुनाफा संबंधित होता है पूंजीवाद से, और अमेरिका पूंजीवाद से ही दोस्तों संबंधित था। अमेरिका का जो गुट था वो था पूंजीवादी। तो आप समझ पा रहे हैं कि 162 का सही ऑप्शन सी क्यों होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है पूर्वी यूरोप के किन देशों में सोवियत संघ ने अपनी आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। आपको बाबू उन देशों का नाम बताना है जिन देशों में पूर्वी यूरोप के उन देशों का नाम बताना है जिन देशों में सोवियत संघ रूस ने अपनी आर्थिक व्यवस्था स्थापित की थी। तो सही आंसर आपका 163 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा यहाँ पर, क्योंकि हंगरी और रोमानिया, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, ये सभी देश हो जाएंगे पूर्वी यूरोप के, और इन सभी देशों में ही सोवियत संघ रूस ने अपनी आर्थिक व्यवस्था स्थापित की थी। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है 164 नंबर के सवाल में भारत जैसे देशों में सोवियत रूस को किस हद तक सफलता मिली। भारत जैसे देशों में सोवियत रूस को कहाँ तक सफलता मिली थी, कहाँ तक उसे कामयाबी मिली थी, आपको यही बताना है। तो सही आंसर 164 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंशिक प्रभाव। आंशिक प्रभाव कहने का मतलब आंशिक रूप से ही भारत जैसे देशों में सोवियत रूस को सफलता मिली थी। पूर्णतः
सफलता ऐसे देशों में बिल्कुल भी सोवियत रूस को नहीं मिल पाई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से नियंत्रण सोवियत रूस भारत जैसे देशों पर नहीं रख पाया था, नहीं बना पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आंशिक प्रभाव। आंशिक रूप से ही सोवियत रूस का प्रभाव था भारत जैसे देशों में, केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत जैसे जो भी देश थे उन देशों में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के संबंध किसके नेतृत्व में विकसित हो रहे थे। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देश। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बाबू क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद आप लोग सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में कहा गया है कि पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के संबंध किसके नेतृत्व में विकसित हो रहे थे। एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के संबंध किसके नेतृत्व में विकसित हो रहे थे। तो बाबू आप सभी जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के जो संबंध थे वो बाबू अमेरिका के नेतृत्व में विकसित हो रहे थे, क्योंकि अमेरिका का संबंध पूंजीवादी गुट से था। अमेरिका कैसा था? अमेरिका बाबू एक पूंजीपति वाला देश था। वहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ थी, कई कंपनी थे, कई वहाँ पर उद्योग थे और कई कंपनी उद्योग होने के कारण जो अमेरिका था वो दोस्तों पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक देश हो चुका था। किस क्षेत्र में? तो पूंजीवादी क्षेत्र में, यानी कि अमेरिका पूंजीवादी क्षेत्र में आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा वो संपन्न हो चुका था। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के संबंध में अगर कोई नेतृत्व किया था तो वो किया था बाबू अमेरिका। तो राइट आंसर आपका 165 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ही 165 का करेक्ट आंसर होगा। 166 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका किस विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था। तो याद रखेंगे साम्यवाद। किसको? साम्यवाद को। साम्यवाद वाला जो विचारधारा है उसके बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद को बिल्कुल भी बढ़ने देना नहीं चाहता था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। साम्यवाद के खिलाफ था, साम्यवाद के प्रसार के वो विरुद्ध था कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बाबू 167 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य और पश्चिम एशिया के किन देशों में प्रभाव स्थापित किया। आपको उन देशों का नाम बताना है, मध्य और पश्चिम एशिया के उन देशों का नाम बताना है जिन देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रभाव स्थापित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा इराक और ईरान, सऊदी अरब और जॉर्डन, यमन और सीरिया, यानी कि ये सभी देश ही हो जाएंगे बाबू। और इन सभी देशों पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रभाव स्थापित किया था। अपना प्रभाव इसलिए स्थापित किया था क्योंकि बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका इन सभी देशों को कर्ज दे चुका था, इन सभी देशों को ऋण प्रदान किया था। ऋण प्रदान करने के कारण, कर्ज देने के कारण ये सभी के सभी जो देश थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन हो चुके थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऋणी हो चुके थे। ऋणी होने के कारण ही इन सभी देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य हो गया था, उसका अधिकार हो गया था। किस रूप से? तो बाबू आर्थिक रूप से ना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी नहीं। किस रूप से? तो आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि ये जो आप सारे के सारे देश देख रहे हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, ये जितने भी आप बाबू देश देख रहे हैं ये सभी के सभी देश तेल क्षेत्र में संपन्न देश हैं। तेल और गैस के क्षेत्र में क्या है? एक संपन्न देश हैं। यहाँ पर बहुयात मात्रा में तेल की उत्पत्ति होती है, तेल वाला जो खनिज है उसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अमेरिका यह सोच रहा था कि अगर हम इन सभी देशों पर आर्थिक रूप से अपना प्रभुत्व जमा दे, वहाँ पर अधिकार कर ले, तो हम विश्व में
सबसे ज़्यादा धनी वाला देश हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा संपन्न वाला देश हम हो सकते हैं। और यहीं से हमें तेलों को लेकर, यहीं से हम कच्चे माल के रूप में तेलों को प्राप्त करके हम विश्व में अन्य देशों को तेल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वहाँ से हमें जो मुनाफा मिलेगा उस मुनाफा से हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जो अमेरिका है वो बाबू इन देशों से क्या करेगा, इन देशों से कच्चे माल के रूप में तेल को प्राप्त करेगा और उस तेल का परिष्करण करके, उस तेल का बाबू शुद्धिकरण करके वो क्या करेगा कि अपने देश से अन्य देशों में निर्यात करेगा। जब अपने देश से अन्य देशों में निर्यात करेगा तो बाबू उसके देश को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भी देश तेल खरीदेगा, जो भी देश तेल को बाबू बाई करेगा तो वो देश किसको पैसा देगा, तो अमेरिका को पैसा देगा। और इस प्रकार से अमेरिका अपनी आर्थिक स्थिति को दिन पर दिन बढ़ाते चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका पूंजीवादी क्षेत्र में सबसे एक संपन्न क्षेत्र बन जाएगा और बन गया भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू ये देश कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारे के सारे देश अमेरिका के ऋणी हो चुके थे। विश्व युद्ध के बाद इन देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। इन देशों की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो बाबू इन देशों को आर्थिक रूप से सहायता दे सकता था, इनके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता था। जब बाबू अमेरिका ने इन देशों को ऋण प्रदान किया, इन देशों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया, तो उसके बाद से ये देश अमेरिका के ऋणी हो चुके थे। और जब अमेरिका के ऋणी ये सभी के सभी देश हो गए तो अमेरिका यहाँ के बाबू प्राकृतिक संसाधनों पर, यहाँ के कच्चे मालों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और अधिकार जो किया था वो किया था बाबू आर्थिक रूप से, किसके बल पर, तो सैन्य बल पर। याद रखेंगे, किसके बल पर, तो सैन्य बल पर, सैन्य शक्ति के बल पर भी उसने बाबू वहां पर अधिकार किया था। अगर कोई देश मना भी कर रहा था अमेरिका को अपने देश से कच्चे माल का निर्यात नहीं करने के लिए कि आप हमारे देश से बिल्कुल भी कच्चे माल के रूप में तेल को नहीं ले जा सकते हैं, तो वहां पर वो अपना सैन्य बल लगा देता था, क्योंकि अमेरिका के आगे ये सभी के सभी देश बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे। ये सभी जो देश थे वो बाबू अमेरिका के आगे कमजोरी थे। ठीक है, तो उनका मजबूरी था कि उनका मजबूरी था अमेरिका के अधीन रहना। तो बाबू इस प्रकार से अमेरिका क्या करता था, इस प्रकार से अमेरिका इन सभी देशों पर सैन्य बल की शक्ति से अपना आधिपत्य जमा कर कच्चे माल के रूप में तेल और गैस प्राप्त करता था और वहां से अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को काफी दृढ़ एवं मजबूत करता था और पूरे विश्व पर राज करने का प्रयास करता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी 167 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ना। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 168 नंबर, यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है तेल और गैस किसके लिए ऋण मानी जाती थी। आपके ऑप्शन है साम्यवादी अर्थव्यवस्था के लिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए या फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए। तो राइट आंसर बाबू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 168 का कौन सा, तो बाबू हो जाएगा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए। 168 का सही आंसर हमारा क्या होगा, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि तेल और गैस से काफ़ी मुनाफा मिलेगी, काफ़ी लाभ मिलेगी और जब तेल और गैस से काफ़ी लाभ मिलेगा तो इससे बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था होगा वो काफ़ी दोस्तों सुधर जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी दोस्तों संपन्न हो जाएगा ना। तो इसलिए तेल और गैस बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ऋण मानी जाती है। जितने भी कंपनी है, जितने भी उद्योग है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो बाबू तेल से संचालित होते हैं, तेल से ही बाबू वो चलते हैं। जितने भी आप यातायात के साधन देख रहे हैं उन सभी यातायात के साधनों में बहुत सारे ऐसे यातायात के साधन हैं जो कि तेल के कारण ही संचालित हो पाते हैं, गैस के कारण ही संचालित हो पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाबू अगर हम बात करें प्रोडक्ट का तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो तेल और गैस के बिना बिल्कुल भी बन नहीं सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करना है, काफी उन्नति का शिखर पर लेकर जाना है तो इसके लिए तेल और गैस की आवश्यकता पड़ेगी ही। तेल और गैस के बिना कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ऋण मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा 168 का।
यहाँ पर अगला सवाल है 169 नंबर में, अमेरिका किस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बनाए रखना चाहता था? तो याद रखेंगे पश्चिम और मध्य एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया वाले क्षेत्रों पर ही अमेरिका अपना प्रत्यक्ष यानी कि सीधा सीधा प्रभाव बनाए रखना चाहता था। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 170 नंबर के सवाल में कहा गया है, अमेरिका किन साधनों के द्वारा तेल संपदा का दोहन कर रहा है यानी कि कर रहा था, अभी भी कर रहा है, ठीक है। सरकारों के द्वारा, निजी कंपनियों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा या फिर धार्मिक संगठनों के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू निजी कंपनियों के द्वारा। किसके द्वारा? निजी कंपनियों के द्वारा। निजी कंपनियों के द्वारा ही अमेरिका तेल संपदा का दोहन कर रहा है अपने उपनिवेश वाले देशों से। उनके अंदर जो अधीन देश हैं, अमेरिका का अधीन जो देश है, उन देशों से क्या कर रहा है बाबू? तेल का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दोहन कर रहा है, तेल का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शोषण कर रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? तो निजी कंपनियों के द्वारा, याद रखेंगे ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है बाबू, तेल संपदा संपन्न देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तेल संपदा संपन्न देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? आप लोग उस शासन प्रणाली का नाम बताएंगे। तो राइट आंसर 171 का हो जाएगा तानाशाही या राजशाही, तानाशाही व्यवस्था, ठीक है। तेल संपदा वाले जो देश हैं, तेल संपदा से संपन्न जो देश हैं, वहाँ पर जनता की आवाज़ को सुना नहीं जाता, वहाँ पर जनता की पुकार को बिल्कुल भी सुना नहीं जाता, जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। क्योंकि तेल संपदा वाले जो संपन्न देश हैं, उन देशों में बाबू जो व्यवस्था है राजनीति की, वो है कैसी? तो वो है राजशाही यानी कि तानाशाही। बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि तानाशाही व्यवस्था है। तो बाबू तानाशाही व्यवस्था में आप लोग जानते हैं कि इसमें बिल्कुल भी जनता की नहीं चलती है, जनता की कोई मनमानी नहीं चलती है, बल्कि उस देश का जो सरकार होता है, जो सम्राट होता है, जो राजा होता है, उसकी ही मनमानी चलती है, उसके अनुसार ही उस देश का संचालन होता है। उस देश के सभी शक्तियों का केंद्र उसके हाथ में ही होता है, ठीक है। तो बाबू हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उन देशों में शासन का स्वरूप कैसा था जहां जनता की आवाज नहीं सुनी जाती थी? बाबू उन देशों की बात किया जा रहा है जहां पर लोकतांत्रिक शासन ना होकर राजतांत्रिक शासन था, तानाशाही शासन था, राजशाही शासन था। उन देशों की बात किया जा रहा है, ठीक है। उन देशों में शासन का स्वरूप कैसा था जहां जनता की आवाज नहीं सुनी जाती थी? बिल्कुल भी बाबू उन देशों में ये नहीं देखा जाता था कि हमारा जनता कैसा है, जनता खुश है या नहीं है, जनता की आर्थिक स्थिति कैसी है, जनता हमारी नीतियों से परेशान है या खुश है, ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। बस वो जैसा नीति अपनाते थे उनके लिए वही बेहतर होता था। बस उनके लिए जो अच्छा है बस वो क्या करते थे, अपने देश पर लागू कर देते थे, ठीक है। जबरदस्ती, जबरन, किस बल पर? तो सैन्य बल पर ना। तो यहाँ पर हमारा 172 का राइट आंसर होगा राजशाही या तानाशाही सैनिकवाद। याद रखेंगे बाबू, जो देश है, जो देश राजशाही और तानाशाही वाले हैं, वहाँ पर जो स्वरूप था वो था राजशाही और तानाशाही वाला। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे ना। 173 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। बोला गया है, निम्नलिखित में से पश्चिमी यूरोप के किस देश का उल्लेख नहीं है? आपको बाबू इन देशों में उस देश के नाम बताना है जिसका उल्लेख पश्चिमी यूरोप के देश में बिल्कुल भी नहीं है ना। तो सही आंसर होगा 173 का मुन्ना रूस। क्या? तो रूस। रूस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन, फ्रांस या स्पेन का, तो ये सभी के सभी देश पश्चिमी यूरोप के देश के रूप में आ जाएंगे। पश्चिमी यूरोप के देश में इनका उल्लेख किया गया है, तो आप लोग बाबू इनको ले सकते हैं, लेकिन रूस को बिल्कुल भी ले नहीं सकते ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोला गया है, पश्चिमी यूरोप के देशों का विश्व राजनीति में प्रभाव किस अवधि में कमजोर हो गया था? पश्चिमी यूरोप के देशों का विश्व राजनीति में प्रभाव, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे बाबू, उन देशों का विश्व राजनीति में प्रभाव किस
किस अवधि में कमजोर हो गया था? कमजोर कहने का मतलब क्षीण हो गया था, उसकी सत्ता काफी कमजोर हो गई थी। ठीक है, उन देशों की सत्ता विश्व पर से काफी कमजोर हो गई थी। कब? तो सही आंसर 174 का हमारा होगा 1945 के बाद। कब बाबू? 1945 के बाद। तो राइट आंसर 174 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे ना, 174 का सही आंसर होगा 1945 के बाद। 175 नंबर सवाल में कहा गया है किन क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप के देशों के उपनिवेश छीन लिए गए थे? आपको उन क्षेत्रों का नाम बताना है जिन क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप के कुल जितने भी देश थे उन देशों के उपनिवेश छीन लिए गए थे, यानी कि वे सभी देश उपनिवेश रहित हो चुके थे, उनके पास कोई भी अब उपनिवेश वाले देश नहीं थे। तो सही आंसर हमारा होगा 175 का बाबू, एशिया और अफ्रीका ना, एशिया और अफ्रीका ही करेक्ट आंसर होगा। एशिया और अफ्रीका वाले क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप के देशों के उपनिवेश छीन लिए गए थे, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उपनिवेशों से संसाधनों का दोहन करके किन्होंने विश्व पर प्रभाव स्थापित किया था? तो याद रखेंगे अमेरिकी देश ने। किसने? अमेरिकी देश ने। तो बाबू यहाँ पर हम अमेरिकी नहीं लेंगे, यूरोपीय ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यूरोपीय। क्या ले लेंगे बाबू? यूरोपीय, क्योंकि अमेरिका भी यूरोप के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो अमेरिका का बाबू, अमेरिका महादेश वो अलग हो जाता है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र के अनुसार उसे अलग बांट दिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर यूरोपीय देश ही लीजिएगा। 176 का सही आंसर होगा यूरोपीय देश। उपनिवेशों से संसाधनों का दोहन करके किन्होंने विश्व पर प्रभाव स्थापित किया था? तो यूरोपीय देशों ने। यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने उपनिवेशों से संसाधनों का दोहन करके विश्व पर प्रभाव स्थापित किया था। जैसे कि बाबू आप फ्रांस को देख सकते हैं, फ्रांस हो सकता है, और यहाँ पर आप जर्मनी को देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप बाबू यहाँ पर ब्रिटेन को देख सकते हैं। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने उपनिवेशों का दोहन करके, उपनिवेश में जो बाबू प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके अपनी पहचान विश्व में बनाई है, पूरे विश्व में अपना प्रभाव स्थापित किया है। तो राइट आंसर हमारा होगा यूरोपीय देश ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है किस विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए यूरोप में समन्वय और सहयोग की शुरुआत की गई? आपको उस विचारधारा का नाम बताना है जिसके प्रसार को रोकने के लिए यूरोप में समन्वय और सहयोग की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर 177 का हो जाएगा बाबू साम्यवाद। साम्यवाद वाले विचारधारा को रोकने के लिए ही, इसके प्रसार को स्थगित करने के लिए ही पूरे यूरोप में समन्वय और सहयोग की शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर बाबू हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाबू यहाँ पर फ्रांस के किस विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ का विचार प्रस्तुत किया था? बाबू बताइए तो, फ्रांस के ऐसे कौन से विदेश मंत्री हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ का विचार प्रस्तुत किया था? अगर आप इससे संबंधित चैप्टर का अध्ययन अच्छे से नहीं किए होंगे, चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो बाबू आप लोगों को प्रश्न का आंसर बताने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बाबू सबसे पहले आप लोग उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित जो चैप्टर है उसका अध्ययन सबसे पहले कर ले, उसे सबसे पहले पढ़ ले। जब आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा तो आपको चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसका सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा 178 का वो होगा ब्रिया। क्या होगा? ब्रिया। करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा ना। फ्रांस के ब्रिया विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ का विचार प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बाबू बेनेलेक्स संघ किस वर्ष बनाया गया था? जो संघ है बेनेलेक्स, बेनेलेक्स जो बाबू संघ है, यह संघ कब बनाया गया था आपको यही बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 179 का हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1944। 1944 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखेंगे ना। कब? 1944 ईस्वी में। तो राइट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है बेनेलेक्स संघ किन देशों के बीच बना था? फ्रांस, इटली, जर्मनी के बीच, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के बीच, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग के बीच, या फिर रूस, पोलैंड और हंगरी के बीच? तो सही आंसर 180 का क्या होगा? तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बीच। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग। लजम नहीं बाबू, लग्जमबर्ग ना, लग्जमबर्ग बोलेंगे इसको। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बीच ही बेनेलेक्स संघ बाबू बना हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। चलिए
यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है ब्रेसलेस संधि किस वर्ष हुई थी। ब्रेसलेस की जो संधि है बाबू वो जिस वर्ष हुई थी आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो 181 का सही आंसर होगा हमारा 1948। सन 1948 ईस्वी में ब्रेसलेस की संधि हुई थी। तो इस प्रकार से बाबू आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर 182 नंबर सवाल में पूछा गया है यूरोपीय आर्थिक सहयोग किस संसाधन के माध्यम से शुरू हुआ था। तेल और गैस संसाधन के माध्यम से, कृषि और वस्त्र संसाधन के माध्यम से, कोयला और इस्पात संसाधन के माध्यम से, या फिर मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधन के माध्यम से। तो 182 का सही आंसर होगा हमारा कोयला और इस्पात संसाधन के माध्यम से। याद रखेंगे बाबू, यूरोपीय आर्थिक सहयोग कोयला और इस्पात संसाधन के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ना। 183 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसे शॉर्ट में ईईसी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में, 1948 में, 1957 में, या फिर 1960 में। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा 183 का 1957 में ना। 1957 ईस्वी में ही बाबू ईईसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह एक प्रकार का एक समुदाय है, याद रखेंगे ना। अगला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक समुदाय में कौन से देश शामिल नहीं थे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय वाले बाबू क्षेत्र में कौन से देश शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 184 का हमारा ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यही देश बिल्कुल भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल देश नहीं था। बाकी अगर हम बात करें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग का, तो ये देश शामिल थे, लेकिन ब्रिटेन बिल्कुल भी शामिल नहीं था। यहाँ पर अगला सवाल है ग्रेट ब्रिटेन किस वर्ष यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना। जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, वो किस वर्ष यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना था। तो सही आंसर होगा हमारा 1960। याद रखेंगे बाबू, सन 1960 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना था, यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक हिस्सा बन पाया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ना। यहाँ पर अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों के पुनर्निर्माण में बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश तबाह हो चुके थे, जिन देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी, काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, जिन देशों की संपन्नता विपन्नता में चेंज हो चुकी थी, उन देशों की बात किया जा रहा है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों में, यानी कि जो देश बर्बाद हो चुके थे, उन देशों के पुनर्निर्माण में किसका सबसे बड़ा योगदान था। तो बाबू याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्योंकि उस समय बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो कि टूटे हुए देश को बाबू खड़ा कर सकता था। आर्थिक स्थिति जिन देशों की खराब थी उन देशों को बाबू वो पुनः से जीवन दान दे सकता था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका बाबू प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी संपन्न रहा था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन वहां के रहने वाले जो नागरिक थे, वहां के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने नए नए तकनीकों के खोज के आधार पर ऐसे ऐसे दोस्तों वस्तुओं का निर्माण कर लिया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को बाबू उन्होंने लॉन्च कर दिया पूरे विश्व में, जिससे अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ, बहुत ही ज़्यादा उसे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होने के कारण ही अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवादी क्षेत्र के रूप में एक नए देश के रूप में उभरा। ठीक है, पूंजीवाद के रूप में बिल्कुल भी अमेरिका को दबाया नहीं जा सकता। आज भी अमेरिका दोस्तों पूरे देश पर अपने ही पैसा का बाबू सत्ता चलाता है। पूरे देश में ही बाबू अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर आप बिजनेस करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाबू जब आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में जानते हैं किसका बाबू पैसा चलता है, किसकी मुद्रा चलती है? अमेरिका की ही मुद्रा चलती है, जिसका नाम है डॉलर। क्या? डॉलर। पूरे विश्व में ही, विश्व के पूरे देश में ही। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद के क्षेत्र में अमेरिका विश्व के सभी देशों पर अपना जो आधिपत्य है आर्थिक रूप से वो बनाए हुए रखा है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका बाबू संपन्न देश है, अमेरिका के पास
कई प्रकार के आधुनिक वस्तुएं हैं, कई प्रकार के आधुनिक तकनीक से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं जो बाबू अमेरिका के पास है, वो आज सभी देशों के पास नहीं है जो अमेरिका के पास है। तो इसी कारण अमेरिका अन्य देशों से काफ़ी क्या है, अन्य देशों से काफ़ी दोस्तों आर्थिक स्थिति से संपन्न है। ओनली फॉर आर्थिक, बात राजनीति की नहीं हो रही, ना सामाजिक की हो रही, ना सांस्कृतिक की हो रही है, और ना ही बाबू कोई और दृष्टि से हो रही है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अमेरिका अन्य देशों की तुलना में आगे है, और दोस्तों वो बाबू आगे जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब बाकी देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी तो उन देशों को बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही ऋण प्रदान किया था, उन्हें कर्ज दिया था, और कर्ज लेने के बाद जो देश थे वो अपने आप को खड़ा कर पाए थे, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है 187 नंबर में, द्वितीय महायुद्ध के बाद नवीन आर्थिक संबंधों का तीसरा क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है एशिया और यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, या फिर अफ्रीका और अमेरिका। तो राइट आंसर 187 का हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, एशिया और अफ्रीका ना, एशिया और अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 187 का। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है, इसी को याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो आप सभी जानते हैं बाबू कि भारत जो हमारा देश है वो 1947 में स्वतंत्र हुआ था। 1947 में ही हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कितने वर्षों में अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देश स्वतंत्र हो गए? बाबू जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारे भारत देश के आज़ादी के बाद कितने वर्षों में अधिकांश जो एशियाई और अफ्रीकी देश थे वो स्वतंत्र हो गए? जो देश से बाबू परतंत्र थे, जिन देशों पर अन्य देशों का बाबू अधिकार था, वे देश भी कब तक के स्वतंत्र हो गए थे, यानी कितने वर्षों में स्वतंत्र हो गए थे? तो याद रखेंगे बाबू 15 वर्षों में। कितने? 15 वर्षों में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था मुन्ना, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 1962 आते आते एशियाई और अफ्रीकी देश जो थे वो भी स्वतंत्र हो गए थे। इसी में एक देश था जिसका नाम था बाबू सिंगापुर, वो भी आज़ाद हो गया था। सिंगापुर की आज़ादी बाबू मिली थी हमारे देश के आज़ादी के बाद। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी आज़ादी हमारे भारत देश के बाद ही मिली थी। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। डी नंबर याद रखेंगे ना। यहाँ पर अगला सवाल है बाबू, 9 स्वतंत्र देशों पर कौन कौन से 2 शक्तिशाली देशों का प्रभाव बढ़ने लगा? 9 स्वतंत्र देश कहने का मतलब है जो देश नया नया आज़ाद हुए थे। 9 का मतलब होता है बाबू नया, और स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी। तो आपको बताना है कि जिन नए देशों को आज़ादी मिली थी उन देशों पर कौन कौन से 2 शक्तिशाली देशों का प्रभाव बढ़ने लगा था? तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। कौन बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। 9 स्वतंत्र वाले नए नए आज़ाद होने वाले जो देश थे उन देशों पर बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस वाले शक्तिशाली देशों का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो राइट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूरे विश्व में सोवियत रूस भी एक संपन्न देश हो चुका था साम्यवाद के क्षेत्र में, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी संपन्न क्षेत्र हो चुका था पूंजीवाद के क्षेत्र में। और इन 2 गुटों के बीच ही बाबू युद्ध चल रहा था। किसको लेकर? तो साम्यवाद और पूंजीवाद को लेकर। इसलिए इनके युद्ध का नाम दिया जाता है शीत युद्ध। क्या नाम दिया जाता है बाबू? शीत युद्ध दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है, 9 स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता थी? तो याद रखेंगे आर्थिक। क्या बाबू? आर्थिक। 191 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू आर्थिक और राजनीतिक दोनों बाबू, केवल आर्थिक ना, क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारे भारत देश को खड़ा करने के लिए भारतीय नहीं, जो भी देश नए नए आज़ाद हुए थे, ठीक है, जिन बाबू देशों को नया नया स्वतंत्रता मिली थी, नए नए
बाबू वो आज़ाद हुए थे, उन देशों को खड़ा होने में काफ़ी पैसों का बाबू खर्च था, काफ़ी पूंजी की आवश्यकता थी। तो बाबू ऐसे में उन देशों को तो कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज पूरे विश्व में एक ही देश था जो दे सकता था, उसका नाम है कौन? तो उसका नाम है अमेरिका। रूस भी दे सकता था, लेकिन बाबू अमेरिका ही दे रहा था। ठीक है, अमेरिका ही क्या कर रहा था? वो दे रहा था। तो बाबू इन देशों ने क्या किया कि अमेरिका रूस जैसे देशों से ऋण लिया, और ऋण लेकर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, काफ़ी अच्छा किया, और साथ ही अपने देश को चलाने के लिए जिसने ऋण दिया था, जिस देश ने 9 स्वतंत्र देशों को ऋण दिया था, उनसे राजनीतिक तौर पर बाबू जो शिक्षा है, राजनीतिक तौर पर जो व्यवस्था है, उनके बारे में भी जाना था। तो बाबू यहाँ पर ऋण देने वाले जो देश थे, सहयोग करने वाले जो देश थे, उन्होंने 9 स्वतंत्र देशों को उसकी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए आर्थिक और राजनीतिक इन दोनों प्रकार से ही सहयोग दिया था। ठीक है, लेकिन बदले में वो क्या चाहते थे? बदले में बाबू वो चाहते थे कि उनके आर्थिक स्थिति पर, ठीक है, जो 9 स्वतंत्र देश आज़ाद हुए थे, उनके आर्थिक संपदा पर किनका अधिकार हो? तो जिन्होंने ऋण दिया है उनका अधिकार हो। ठीक है, जो देश नए नए आज़ाद हुए हैं उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार हो। अधिकार तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने कर्ज दिया है। अगर अधिकार नहीं कराना है तो आप क्या कीजिए, हमारा कर्ज वापस कर दीजिए, हम आपके देश पर कोई भी अधिकार नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरू में बाबू किया गया था, शुरू में भारत हो या कोई भी देश हो, उन देशों ने कर्ज लिया था अपने देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन आज हमारे भारत देश की स्थिति ऐसी है कि बाबू आज हमारा भारत देश दूसरे देश को कर्ज दे सकता है, आज हमारे भारत देश दूसरे देश को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है, दोनों रूप से, पैसे से भी और प्राकृतिक संसाधनों से भी, और साथ ही तकनीकी के क्षेत्र में भी। आज हमारा भारत देश बाबू ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से पीछे है, ना ही तकनीकी के क्षेत्र में पीछे है, ना ही बाबू सांस्कृतिक क्षेत्र में पीछे है, ना ही समाजवाद के क्षेत्र में बाबू पीछे है, और ना ही किसी आधुनिक प्रक्रिया वाले जो क्षेत्र है उसमें पीछे है, किसी में भी पीछे नहीं है। हमारा भारत देश आज विश्व में एक बहुत ही बड़े देश के रूप में निकल कर आ चुका है, और इस प्रकार से इसकी जो प्रगति है वो बढ़ती ही जा रही है। और वो देन है किसका? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका। ऐसे नागरिक हैं हमारे देश में जो हमारे देश को बाबू आगे लेकर जाते हैं, अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने दोस्तों परिश्रम से क्या करते हैं कि हमारे देश को काफ़ी उन्नति पर लेकर जाते हैं, जिससे हमारे देश की पहचान पूरे विश्व में मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर बाबू हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, याद रखेंगे। 192 नंबर सवाल है, अमेरिका ने 9 स्वतंत्र देशों को सहयोग देने के लिए किन संस्थाओं का सहारा लिया? अमेरिका जो देश है उसने 9 स्वतंत्र नए आज़ाद देशों को सहयोग देने के लिए किन संस्थाओं का सहारा लिया था? तो याद रखेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बाबू? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ही सहारा लिया था। तो 192 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बाबू सी। विश्व बैंक उसे कहा जाता है जिसमें कई प्रकार के देश आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं किसी एक देश को। ठीक है बाबू, जो अमेरिका देश था वो अमेरिका देश अन्य देशों से क्या करता था? अन्य देशों से बाबू, अन्य देशों से पैसा लेता था। तो जब अन्य देश बाबू उसे पैसा देते थे तो वे सभी देश मिलकर ही विश्व बैंक का निर्माण करते थे। मतलब है कुछ देशों के बैंक जब एक देश को पैसा देंगे तो वे सभी देश के बैंक ही विश्व स्तर पर विश्व बैंक के रूप में जाने जाएंगे। तो विश्व बैंक का मतलब जो होता है वो होता है आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला। ठीक है, विश्व स्तर पर आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला ही विश्व बैंक कहलाता है। कोई भी एक देश का बैंक आर्थिक सहायता किसी देश को प्रदान नहीं करता है। अगर 2 या 2 से अधिक देश के बैंक एक दूसरे के साथ मिलकर किसी एक देश को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं तो बाबू उनके देश का नाम नहीं लिया जाता बल्कि विश्व बैंक का नाम लिया जाता है। क्या नाम लिया जाता है? विश्व बैंक का नाम लिया जाता है। तो बाबू जो अमेरिका ऋण प्रदान कर रहा था ऐसे देशों को जिनकी आर्थिक स्थिति विश्व युद्ध के बाद खराब हो चुकी थी, तो बाबू उन देशों को ऋण वो कहाँ से दे रहा था? तो विश्व बैंक से ही दे रहा था। अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, अमेरिका का समर्थन करने वाले जो देश थे, उन देशों के बैंकों से ही बाबू वो पैसा ले रहा था और वो पैसा बाबू वहाँ दे रहा था जहाँ पर बाबू उसकी आवश्यकता थी। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, रूस किस माध्यम से 9 स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था?
रूस जो है वो किस माध्यम से जो नए नए आज़ाद हुए देश थे उन पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था? तो याद रखेंगे विचारों और राजनीतिक शक्ति से। किससे? विचारों और राजनीतिक शक्ति से ही रूस 9 स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। तो 193 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे कहा गया है बाबू, भारत के किस उद्योग के विकास में अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने सहयोग किया? बाबू बताएंगे आप लोग, भारत का ऐसा वो कौन सा उद्योग है जिसके विकास में अमेरिका और सोवियत रूस इन दोनों महादेशों ने ही, महादेश नहीं बोलेंगे, इन दोनों देशों ने ही बाबू सहयोग किया था। ठीक है, महादेश भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि महादेश नहीं बोलेंगे, लेकिन महादेश का भी नाम है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जानते हैं कौन सा? 194 का हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग। याद रखेंगे, लौह इस्पात उद्योग के विकास में अमेरिका और सोवियत रूस इन दोनों देशों ने ही सहयोग किया था। और लौह इस्पात उद्योग के शुरू हो जाने से हमारे भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो पाई थी। अच्छी इसलिए हो पाई थी क्योंकि लौह हमारे भारत देश में बहुतायत मात्रा में पाई जा रही थी। दोस्तों अगर हम बात करें खनिज संसाधन का, तो खनिज संसाधन के लिए लौह का उत्पादन हमारे भारत देश में पर्याप्त रूप से हो जा रहा था। ठीक है, तो इस कारण से हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर पाई थी, क्योंकि जब लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी, जब लौह इस्पात उद्योग हमारे भारत देश में चलने लगे थे, तो इसके चलने से धीरे धीरे हमारे भारत देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधरने लगी थी, क्योंकि लौह इस्पात से बनने वाले वस्तुओं का निर्यात अन्य देशों में होने लगा था। और निर्यात होने से वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी उससे हमारे भारत देश के सरकार को मुनाफा मिलता था, हमारे भारत देश की सरकार को प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, तो याद रखेंगे लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, उसके बाद से बाबू बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो कि खुले थे। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग को आप लोग आयरन इस्पात उद्योग के नाम से भी जान सकते हैं, आयरन उद्योग के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, अमेरिका ने किनके माध्यम से भी 9 स्वतंत्र देशों में अपना प्रभाव बढ़ाया? तो याद रखेंगे 195 का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो कंपनियां एक ही साथ विभिन्न देशों में व्यापार करती हैं, जो कंपनियां एक ही साथ विभिन्न देशों में व्यापार करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपने समझ लिया कि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ही अमेरिका 9 स्वतंत्र देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, अपना अधिपत्य जमा रहा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण किस जीवन क्षेत्र में कहा गया है? भूमंडलीकरण किस जीवन क्षेत्र में समायोजन की प्रक्रिया है? तो देखिए भूमंडलीकरण जो है वो बाबू, जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में ही समायोजन की प्रक्रिया है। इन सभी क्षेत्रों में क्या है? तो बाबू समायोजन की प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण के कारण ही बाबू, भूमंडलीकरण के कारण ही जीवन स्तर का जो क्षेत्र होता है वो विश्व के सभी भागों से जुड़ पाता है। ठीक है, जीवन स्तर का एक ऐसा बाबू अंतर्राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो विश्व के सभी भागों को ही एक दूसरे से जोड़ता है, संयोजित करने का प्रयास करता है, तो उसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो कहा गया है भूमंडलीकरण किस जीवन क्षेत्र में समायोजन की प्रक्रिया है? तो याद रखेंगे सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में ही समायोजन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये इन सभी प्रक्रियाओं से भूमंडलीकरण ही जोड़ने का प्रयास करता है, संयोजन करने का प्रयास करता है। यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे कहा गया है, हटना रहे, इसमें कहा गया है भूमंडलीकरण किस स्तर पर बाबू, आपसे कहा गया है भूमंडलीकरण किस स्तर पर लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है? तो याद रखेंगे बाबू सही आंसर हो जाएगा भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर। किस पर? भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर। इन दोनों स्तर पर ही जो भूमंडलीकरण है वो बाबू एक दूसरे को लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ना। चलिए यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है।
198 नंबर के सवाल में पूछा गया है, वेशभूषा और खान पान में विश्व स्तर पर पाई जाने वाली समानता किसका उदाहरण है। वेशभूषा और खान पान में विश्व स्तर पर पाई जाने वाली जो समानता है वो भूमंडलीकरण का उदाहरण है बाबू। भूमंडलीकरण के कारण ही वेशभूषा, खान पान, रहन सहन में विश्व स्तर पर बाबू समानता पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 199 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है भूमंडलीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है। भूमंडलीकरण का जो मुख्य प्रभाव है वो क्या है, तो बाबू एकरूपता को बढ़ाना। क्या करना, एकरूपता को बढ़ाना, एक ही रूप में सभी को ढालना, सभी लोगों में समानता के स्वरूप को स्थापित करना। तो 199 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, एकरूपता को बढ़ाना। तो याद रखेंगे बाबू, एकरूपता ही 199 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 200 नंबर में, भूमंडलीकरण ने संपूर्ण विश्व को किस रूप में बदल दिया है। तो एक बड़े गांव के रूप में बाबू। गांव के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। गांव के लोगों का रहन सहन, खान पान, बोल चाल, सारी जो बाबू जो भी मतलब की क्रियाएं होती हैं वो सब के सब सेम होती है, उनकी क्रियाओं में कोई भी असमानता नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से बाबू भूमंडलीकरण संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में बदल दिया है जिसमें कोई भी आपको असमानता देखने को नहीं मिलती। किस रूप में, चाहे बाबू वो राजनीतिक रूप हो, चाहे वो आर्थिक रूप हो, चाहे वो वैज्ञानिक रूप हो, चाहे वो सामाजिक रूप हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप हो, हर एक क्षेत्र में ही समानता स्थापित करने का प्रयास भूमंडलीकरण विश्व के सभी भागों में करता है। तो राइट आंसर बाबू होगा एक बड़े गांव के रूप में ना, एक बड़े गांव के रूप में। याद करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण के विषय में इतिहासकारों और विचारकों के बीच क्या स्थिति रही। भूमंडलीकरण के विषय में इतिहासकारों और विचारकों के बीच में जो स्थिति रही थी वो दोस्तों काफ़ी मतभेद वाला रहा था, मतलब मतभेद वाली स्थिति रही थी। कुछ का कहना है ना कि जब मानव इस संसार में जन्म लिया था तो उसके बाद से ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, कुछ जो समाजशास्त्री है उनका यह कहना है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हुई थी। जब पूंजीवाद का उदय हुआ था वहां से ही बाबू भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण को लेकर काफ़ी विवाद है। तो 201 का राइट आंसर हमारा होगा बाबू यहाँ पर काफ़ी मतभेद वाला। क्या, तो काफ़ी मतभेद रहा वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 201 का। चलिए 202 नंबर के सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है कुछ विद्वानों के अनुसार भूमंडलीकरण किस समय से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जानते हैं क्या, 202 का हो जाएगा मानव इतिहास के आरंभ से। यानी जब से मानव इस संसार में जन्म लिया है, जब से मानव का इतिहास स्टार्ट है, आदिकाल से ही, आदि मानव रूप से ही, तभी से जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वो चलती आ रही है कुछ विद्वानों के अनुसार। तो बाबू सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ना, कुछ विद्वानों के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाबू, कुछ विद्वान भूमंडलीकरण को किससे जोड़कर देखते हैं। तो याद रखेंगे एक पूंजीवाद से, जो कि मैंने आपको अभी बताया बाबू। कुछ जो विद्वान हैं, जो बाबू जो गणित, जो समाजशास्त्री है, जिनके पास बाबू विशेष शिक्षा है, जिसके पास विशेष नॉलेज है, जिसके पास विशेष जानने का बाबू कला है, उनके अनुसार भूमंडलीकरण को किससे जोड़कर देखा गया है, तो पूंजीवाद से। तो सही आंसर 203 का हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि भूमंडलीकरण का कहीं ना कहीं जो संबंध है वो किससे है, तो वो है बाबू किससे, तो आर्थिक व्यवस्था से है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था से ही भूमंडलीकरण का संबंध है। भूमंडलीकरण के कारण ही विश्व के सभी भागों की आर्थिक जो व्यवस्था है वो सुधर पाई है और सभी देश बाबू एक तरीके से परतंत्र ना होकर स्वतंत्र हो पाए हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से किसी देश के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर रहने का ऐसा नहीं है कि निर्भर रहेंगे किसी देश पर हम। भूमंडलीकरण देश के, विश्व के सभी देश बाबू क्या हैं, तो स्वतंत्र हो चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति स्वतंत्र हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको उनका रोजी रोटी मिला है, जिसके कारण देश की संपन्नता काफ़ी दोस्तों आगे बढ़ पा रही है और लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। और रोजगार मिलने के कारण देश में आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण के उदय को किस शताब्दी के दौरान माना जा सकता है। तो याद रखेंगे दोनों मतभेद के अनुसार बाबू, पूंजीवाद वाला मतभेद और एगो आदिकाल वाला मतभेद, इन दोनों मतभेद के आधार पर भूमंडलीकरण के उदय को माना जा सकता है 15वीं 16वीं शताब्दी। क्या बाबू, 15वीं 16वीं शताब्दी। 15वीं 16वीं शताब्दी
के उदय से ही मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान ही भूमंडलीकरण का उदय माना जा सकता है बाबू। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगला प्रश्न है पूंजीवादी प्रवृत्ति का उदय किस काल से जुड़ा है? तो याद रखेंगे पूंजीवादी प्रवृत्ति का उदय जुड़ा है आधुनिक काल से, क्योंकि पूंजीवाद का उदय आधुनिक काल में ही हुआ था। तो 205 का सही आंसर होगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक काल में ही कई प्रकार के तकनीकों के कारण नए नए उपकरणों का निर्माण हुआ, नए नए मशीनों का निर्माण हुआ, नए नए प्रकार के वैज्ञानिक जो उपकरण है वो बाबू बना। तो उनके कारण ही कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कम समय में अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे धीरे धीरे पूरा का पूरा विश्व आधुनिक रूप से ढल गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजीवाद की जो प्रवृत्ति है वो जुड़ी है किससे बाबू? तो आधुनिक काल से। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के मध्य से पूंजीवाद क्या बन गया था? तो याद रखेंगे विश्वव्यापी व्यवस्था। क्या बन गया था बाबू? विश्वव्यापी व्यवस्था। पूंजीवाद पूरे विश्व पर ही अपना प्रभाव स्थापित कर दिया था 19वीं शताब्दी के मध्य से। तो 206 का सही आंसर हमारा होगा मुन्ना ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे विश्वव्यापी व्यवस्था। और विश्वव्यापी व्यवस्था को बनाने में किसका योगदान रहा है? तो भूमंडलीकरण का। किसका? भूमंडलीकरण का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूमंडलीकरण का मतलब ही होता है जीवन का हर एक क्षेत्र, जीवन के सभी क्षेत्रों को, हर एक क्षेत्र मतलब सभी क्षेत्रों को, जीवन के सभी क्षेत्रों को ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व के सभी भागों में जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से याद आप करते चलेंगे बाबू। आपका ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित, उसके बाद सारे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है 19वीं सदी के मध्य में भूमंडलीकरण के स्वरूप में क्या हुआ? 19वीं सदी के मध्य में भूमंडलीकरण के स्वरूप में थोड़ा सा बाबू जानते हैं क्या हुआ था? कमी आ गया था। क्या हुआ था? कमी आ गया था। तो 207 का सही आंसर हमारा होगा बाबू, यहाँ पर कमी नहीं होगा। 19वीं सदी के मध्य में भूमंडलीकरण के स्वरूप में बाबू जानते कमी नहीं आया था, बल्कि वृद्धि हुआ था। तो व्यापक होता गया, व्यापक होता गया ना, व्यापक होता गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के मध्य से प्रथम महायुद्ध तक भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया रही है वो कैसी रही है? 19वीं सदी के मध्य से प्रथम महायुद्ध तक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसी रही है? तो याद रखेंगे काफ़ी तीव्र रही है, काफ़ी दोस्तों तीव्र रही है, काफ़ी तेज रही है, काफ़ी उन्नत रही है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बाबू भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को किसने बाधित किया? तो याद रखेंगे दो महायुद्ध, कौन? तो साम्यवादी क्रांति और शीत युद्ध, इन दोनों ने ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया था, भूमंडलीकरण की उन्नति को रोकने का प्रयास किया था। तो 209 का सही आंसर हमारा होगा मुन्ना ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 210 नंबर 1991 के बाद भूमंडलीकरण में क्या परिवर्तन आया? 1991 के बाद भूमंडलीकरण में क्या परिवर्तन आया था, यही आपको बताना है। तो देखिए 1991 के बाद भूमंडलीकरण में जो परिवर्तन आया था वो बाबू नए रूप में आया था। यानी कि 1991 के बाद भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो बाबू एक नए स्वरूप में हुई थी। एक नए स्वरूप में भूमंडलीकरण बाबू विकसित हुआ था। आप सभी जानते हैं कि 1991 के बाद ही कंप्यूटर का विस्तार विश्व स्तर पर पूरा होने लगा था। ठीक है, कंप्यूटर देखिए 1991 से पहले भी कंप्यूटर थे, लेकिन बाबू वैसे नहीं थे जितना आज बाबू आप आधुनिक रूप में देख रहे हैं, आज आप इस वर्तमान समय में देख रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी उपकरण उस समय नहीं थे, 1991 या फिर उससे पहले ऐसे उपकरण नहीं थे जो उपकरण आप आज देख रहे हैं। ऐसे आप बिल्कुल भी उपकरण नहीं देख सकते 1991 के पहले। तो बाबू आज ऐसे ऐसे उपकरण आ चुके हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों तकनीक वाले वस्तुएं आ चुके हैं जिसके आधार पर, जिसकी सहायता से, जिसके सहयोग से आप क्या कर सकते हैं? आप बाबू अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से रोजगार कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, अच्छी खासी आप इनकम कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति बाबू सुधार सकते हैं। आपको बिल्कुल भी सरकार के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा ना कि नौकरी के पीछे हम भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भागते भागते हमारा समय जा रहा है, हम सरकार के ऊपर आश्रित हैं, सरकार हमें नौकरी देगी तो हमारा जीविका चलेगा, हमें रोजी रोटी मिलेगा। तो नहीं, आप सरकार के ऊपर अगर निर्भर ना भी रहिएगा तो भूमंडलीकरण के कारण ही बाबू आप क्या कर सकते हैं? भूमंडलीकरण के कारण ही आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और वहां से बाबू आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं जितना कि एक सरकारी आदमी कमाता है। बाबू आज देख सकते हैं कैमरे के कारण बहुत सारे ऐसे कैमरामैन हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। शादी में अगर चल जाते हैं कैमरा करने के लिए तो बाबू उन्हें अच्छा खासा फायदा मिल जाता है। अगर एक महीना में उन्हें 10-15 साटा मिल जाता है शादी का, तो 10-15 साटा में ही उनका लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा इनकम हो जाता है एक कैमरामैन का। ठीक है,
एक कैमरा मैंने कहा 1 लाख से भी ज़्यादा इनकम बाबू हो जाता है, 10-15 लाख अगर ले लेता है तो बड़ा शादी में, ठीक है। तो बाबू आप देख सकते हैं कि जो कैमरा है वो क्या 1991 के पहले बना था, लेकिन जो मॉडर्न कैमरा आज आप देख रहे हैं छोटे रूप में, काफ़ी मतलब लघु रूप में, तो क्या ऐसा कैमरा 1991 के पहले था? तो बिल्कुल भी नहीं था। 1991 में ऐसा डिजिटल कैमरा नहीं होते थे। डिजिटल कैमरा जैसा आप आज देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी बाबू आज से 20 साल पहले, आज से बाबू 50 साल पहले नहीं हुआ करते थे। आज जो आप कैमरा देख रहे हैं इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं। आज जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, आज आप इस लैपटॉप की सहायता से पैसे कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी बाबू प्रौद्योगिकी वाले काम हैं, चाहे जितने भी बाबू ऑनलाइन वाला काम है, जैसे कि ऑनलाइन से फ़ोटोकॉपी करना है, ऑनलाइन से मान लीजिए कोई भी फ़ोटो अपना बनवाना है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से ज़मीन का रसीद निकलवाना है, ज़मीन का कोई काम करवाना है, या कोई भी अगर मतलब कि ऑनलाइन वाला प्रक्रिया करना है, तो उसके लिए आपको ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई कंप्यूटर लेकर बैठा है, आपको उसी स्थान पर जाना पड़ेगा। तो बाबू जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो कंप्यूटर के माध्यम से आपकी सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? आपकी सेवा कर रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से आप जो कहते हैं वो करता है, यानी जितना उसके पास करने का समर्थ होता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि एक फ़ोटो बना दीजिए तो फ़ोटो तुरंत बनाकर आपको देता है, उसके बदले आपको पैसा लेता है, उसके बदले वो आपसे पैसा लेता है। इससे क्या होता है कि आपका भी काम होता है और उसका भी काम हो जाता है। पहले बाबू क्या था कि पहले बड़े बड़े गाड़ी बिल्कुल भी नहीं थे। आज जो आप बाइक देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, 4 चक्का जो आप गाड़ी देख रहे हैं, वो पहले नहीं थे। 1991 से पहले थे, लेकिन उतने नहीं थे जितना आप आज देख रहे हैं, ठीक है। डिजिटल नए स्वरूप में जो आप आज गाड़ी देख रहे हैं, उतना गाड़ी बाबू 1991 से पहले नहीं हुआ करते थे। बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ करते थे और बहुत सीमित कंपनी वाले हुआ करते थे। लेकिन आज नई नई कंपनियां खुल चुकी हैं, नई नई कंपनियों वाले गाड़ी आ चुके हैं, और जितनी कंपनियों वाले गाड़ी आ चुके हैं तो बाबू उनके आने से काफ़ी दुकान खुले हैं रिपेयरिंग के। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक रिपेयरिंग के लिए बाइक का दुकान है। अगर बाबू बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक बेचने वाला भी दुकान खुल चुका है, जिसको शोरूम कहा जाता है। तो उससे क्या मिला है? उससे लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार बृहत रूप से भी मिला है और लघु रूप से भी मिला है। अगर जिसके पास कम पूंजी है तो कम पूंजी वाला रोजगार शुरू कर सकता है तकनीकी क्षेत्र में, और जिसके पास ज़्यादा पूंजी है तो वो ज़्यादा पूंजी से अपना रोजगार शुरू कर सकता है तकनीकी क्षेत्र में ही। अगर आपके पास बाबू पढ़ाने का, जैसे कि हमारा है, हम क्या कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो हम सरकार के ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंट है। आप ही बताइए, हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो क्या 1991 से पहले मोबाइल हुआ करता था? बिल्कुल भी नहीं। आज मोबाइल है तो मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बाबू क्रिएटर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि बाबू क्या करते हैं? वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं। वीडियो बनाने से क्या होता है कि वीडियो बनाकर बाबू वो संदेश देते हैं, उस संदेश से आपको जानकारी मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, इससे आपका भी काम हो जाता है, और जब आप देखते हैं उनका वीडियो तो उससे उनको भी पैसा मिल जाता है, दोनों खुश, और सरकार पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी सरकार पर भी नौकरी का दबाव बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे भारत देश की जो आर्थिक स्थिति होती है वो दिन प्रतिदिन सुधरती चली जाती है, जब लोगों को रोजगार मिलने लग जाता है। जितने ज़्यादा लोग किसी देश में बेरोजगार होंगे, किसी क्षेत्र में बेरोजगार होंगे, उस क्षेत्र की विपन्नता उतनी ही तेजी से भागेगी। हमें कोशिश करना है कि हम अपने क्षेत्र को विपन्नता की ओर लेके जाकर हम उसको संपन्नता की ओर लेकर जाएं। अगर हम नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या स्किल है, क्योंकि बाबू आज का जो युग है वो कैसा युग है? आज का युग प्रौद्योगिकीकरण वाला है। कैसा है? प्रौद्योगिकीकरण वाला है, डिजिटल वाला युग है। और डिजिटल के इस युग में अगर कोई रोजगार को बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, बेरोजगार है, तो समझिए को महामूर्ख है, महामूर्ख, ठीक है। अरे भाई, किसी फील्ड में आप मेहनत करके तो देखो, आप किसी फील्ड में बाबू मेहनत करके तो देखो। अगर आपको बाबू ट्रक चलाने आता है तो आप ट्रक चलाकर भी पैसा कमा सकते हैं। ट्रक भी बाबू पहले उतना ज़्यादा नहीं हुआ करते थे जितना ज़्यादा आज एक से ट्रक है, ट्रक चलाकर भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास बाबू गाना गाने का स्किल है तो आप सिंगिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, गाना गाकर भी पैसा कमा सकते हैं। आज हर एक क्षेत्र में भी बाबू जो है गाना रिकॉर्ड करने वाला जो होता है ना, जिसको क्या तो कहा जाता है, जहाँ पर गाना रिकॉर्ड होता है वहाँ पर भी जाकर आप गाना बनवा कर आप बाबू कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपने स्किल को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपका स्किल लोगों को पसंद आएगा तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा आगे बात नहीं करते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है करने को, ठीक है। मैंने जो भी बताया आपको वहाँ से आपने बहुत कुछ जान पाया, बहुत ज़्यादा कुछ आपने सीख पाया, ठीक है। आज के इस क्षेत्र में, आज की इस फील्ड में हमें नौकरी पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, अगर बाबू आप जैसे कि
अगर आप सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़ा बड़ा बाबू कोई अगर आप देश स्तर पर अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं देश स्तर पर, तो आप नौकरी के लिए काम कीजिए। अगर ना मिले तो तुरंत आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आ जाइए। बस रोइए मत कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, रोइए मत, ठीक है। जैसा जो भी फील्ड मिले उस फील्ड में आप घुस जाइए, क्योंकि उस फील्ड में जब आप घुसिएगा तो वहाँ पर भी आपको मेहनत लगेगा अपने इस फील्ड में राजा बनने का, ठीक है। किसी भी फील्ड में घुसेगा ना तो कोई उस फील्ड में डायरेक्ट राजा नहीं बन पाता है। आज मैं यूट्यूब पर बाबू 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मुन्ना, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला सवाल है भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो याद रखेंगे 211 का सही आंसर होगा जॉन विलियमसन। किसने बाबू? जॉन विलियमसन ने ही भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल पहले किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? बाबू आपने यह तो जान लिया कि भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल किसने सबसे पहले किया था, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा 212 का 1990 ईस्वी में जॉन विलियमसन के द्वारा ही भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। तो राइट आंसर होगा मुन्ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला सवाल है भूमंडलीकरण को सबसे पहले किस महाद्वीप में महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में अपनाया गया? आपको उस महाद्वीप का नाम बताना है, उस महादेश का नाम बताना है बाबू, कि उस देश का नाम बताना है जिस देश में भूमंडलीकरण को सबसे पहले महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में अपनाया गया था। तो राइट आंसर होगा 213 का हमारा बाबू दक्षिण अमेरिका। कौन? दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है विश्व व्यापार संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 214 का सही आंसर होगा 1995 में ही अपने अस्तित्व में आई थी बाबू। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोला गया है भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने में निम्न में से किसका प्रमुख योगदान रहा है? राष्ट्रसंघ का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, यूनेस्को का, ग्रीन पीस का? तो याद रखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। किसका बाबू? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही बाबू योगदान रहा है भूमंडलीकरण को विश्व स्तर पर लाने का, विश्व स्तर पर उसे पहचान दिलाने का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापक विकास कब से शुरू हुआ? 1900 के बाद, 1920 के बाद, 1945 के बाद या फिर 1980 के बाद? तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा 1920 के बाद। कब? 1920 के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्व स्तर पर व्यापक रूप से विस्तार हुआ था, विकास हुआ था, प्रोग्रेस हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है बाबू भूमंडलीकरण को विकसित करने में निम्न में से कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन शामिल है? यहाँ पर बाबू आप देख लीजिए संगठन जो है क्षेत्रीय संगठन का जो नाम है वो दिया गया है G8, OPEC, दक्षेक्स जिसको सार्क भी कहते हैं। तो ये तीनों ही होंगे ना, ये तीनों ही होंगे, ये तीनों ही भूमंडलीकरण को विकसित करने में काफ़ी दोस्तों सहायक हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप के मुख्य तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? बाबू बताइए तो कौन सा शामिल नहीं है भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप के मुख्य तत्वों में? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 218 का संरक्षणवाद, मुक्त बाजार, निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार। ये सभी भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप के तत्व हो सकते हैं, लेकिन संरक्षणवाद बिल्कुल भी भूमंडलीकरण का आर्थिक स्वरूप का मुख्य तत्व नहीं हो सकता। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण के प्रभाव से किस शक्ति को पीछे छोड़ दिया गया है? तो याद रखेंगे सैनिक शक्ति। कौन सी शक्ति? सैनिक शक्ति। पहले देश के पास सैनिक शक्ति हुआ करती थी। पहले बाबू किसी देश की पहचान किसके आधार पर मिलती थी? सैन्य बल के आधार पर, राजनीति बल के आधार पर, सैन्य के प्रभुता के आधार पर। जो देश पहले शक्तिशाली होता था सैनिक दृष्टि से, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा बाबू पहले हथियार होते थे, शस्त्र होते थे, जिस देश के पास सैनिक की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती थी, उस देश को ही पहचान विश्व स्तर पर बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो देश की पहचान मिलती थी वो मिलती थी सैन्य बल के आधार पर, शास्त्र के आधार पर। लेकिन आज भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण जो देश की पहचान मिल रही है वो मिल रही है बाबू किसके आधार पर? तो
उन्नति के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, ठीक है, कौशलता के आधार पर, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जिसके अंदर जो कैपेसिटी है, जिसके अंदर जो प्रतिभा है, उसके आधार पर देश की पहचान मिल रही है विश्व स्तर पर। तो भूमंडलीकरण के प्रभाव से सैनिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया गया है। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। सैनिक शक्ति वाला जो बाबू को है ना नियम, वो खत्म हो गया, और जो सैनिक शक्ति में रह रहा है तो देखिए बर्बाद है। जैसे कि पाकिस्तान, आज भी पाकिस्तान सैनिक शक्ति को ही लेकर बाबू उच्च मानता है, और देखिए कितना पीछे है। हाँ, विश्व के अन्य देशों से, विश्व के अन्य देशों से बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही पीछे है, भिखारी बकलोल महागैल देश है। कौन था? पाकिस्तान। यहां पर अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है आज के समय में किसी देश की शक्ति का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो याद रखेंगे, आज के समय में किसी देश की शक्ति का जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है नागरिकों की समृद्धि के आधार पर। किसी देश के नागरिक जितना ही समृद्ध होंगे, जितना ही संपन्न होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति जितना ही अच्छा होगी, जितना ही वो अच्छा आय प्राप्त करेंगे, उतना ही उनके देश की जो आर्थिक स्थिति होगी वो संपन्न रहेगी, उनका जो आर्थिक विकास होगा देश का वो बढ़ता ही रहेगा। तो बाबू आप समझ पा रहे हैं कि आज के इस वर्तमान समय में किसी देश की शक्ति का आकलन उस देश में रहने वाले नागरिकों के समृद्धि के आधार पर किया जाता है, उन नागरिकों के संपन्नता के आधार पर किया जाता है। तो 220 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य लक्ष्य बताएंगे आप लोग। तो 221 का सही आंसर होगा मुन्ना, विश्व को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, यानी कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे, कोई भी देश दूसरे देश पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। मुक्त व्यापार यानी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके, स्वतंत्र रूप से वो बिजनेस कर सके, और हुआ भी है और हो रहा भी है। किसके कारण? तो भूमंडलीकरण के कारण ही, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही। तो सही आंसर हमारा 221 का मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। यही है आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य लक्ष्य। भूमंडलीकरण में भी कितने भाग है? राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है आर्थिक। तो आर्थिक भूमंडलीकरण का मुख्य लक्ष्य ही विश्व को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। लेकिन अगर हम बात करें सामाजिक भूमंडलीकरण का, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण का, वैज्ञानिक भूमंडलीकरण का, तो इनके उद्देश्य, इनके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बाबू। इसमें कहा गया है आर्थिक भूमंडलीकरण में किसकी बड़ी भूमिका है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और संस्थाओं की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका है आर्थिक भूमंडलीकरण के विकास में। तो 222 का सही आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष के बाद सेवा क्षेत्र का विस्तार तेजी से हुआ। सेवा क्षेत्र मैंने बताया ना आप लोगों को, सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में लोग काम के बदले आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, जो भी मतलब कि आपके जीवन, जो भी आपके बाबू अनिवार्य काम होते हैं, जब वो काम वो लोग कर देते हैं तो उसके बदले वो आपसे पैसे लेते हैं। जैसे कि बाबू अगर आपको मानकर चलते हैं, आपको अपने घर से किसी महाविद्यालय जाना हो, चाहे किसी शहर जाना हो, तो इसके लिए आप लोग टेम्पू को लीजिएगा। ठीक है, मानिए ना आपको अपने घर से बाबू जाना है जहाँ पढ़ने जाना है कॉलेज, वहाँ पर, तो कॉलेज जाने के लिए आप टेम्पू पकड़िएगा। तो टेम्पू वाला क्या करता है? टेम्पू वाला अपने टेम्पू में आपको बिठा कर कॉलेज छोड़ देता है। तो उसने क्या किया? उसने सेवा का काम किया। तो बाबू उसके बदले वो आपसे पैसे लिया, उसका भी बाबू काम हो गया और आप वहाँ पर पहुँच भी गए। तो यही होता है सेवा क्षेत्र ना। कोई होटल खोला है, कोई बाबू होटल खोला है, तो वहाँ से आपको भोजन भी मिल गया, रहने के लिए स्थान भी मिल गया, आपने खाना भी खा लिया, आपने रह भी लिया, तो उसके बदले वो आपसे पैसा ले लेगा और आपका जो काम था वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र ना। सेवा क्षेत्र का संबंध इसी से होता है। सही आंसर 223 का होगा हमारा यहाँ पर 1991 के बाद से सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ था, क्योंकि 1991 के बाद ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। तो हम लोग 1991 को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है? तो याद रखेंगे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने से। मैंने बताया ना, सेवा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कोई आपको यातायात की सुविधा प्रदान करता है, कोई आपको रहने की सुविधा प्रदान करता है, कोई आपको भोजन का सुविधा प्रदान करता है, और साथ ही बाबू अगर आप कहीं पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो आपको कपड़ा बेचकर कोई आपको सुविधा प्रदान करता है। अब मानिए आपको कपड़ा आपको पहनना है, तो कपड़ा पहनने के लिए आप क्या कीजिएगा? कपड़ा की दुकान पर जाइएगा, तो आपको कपड़ा देता है और उसके बदले आपसे पैसा लेता है, तो वो भी सेवा का काम कर रहा है। मानकर चलते हैं बाबू आपका
जैसे कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गया तो आप क्या करते हैं, आप मोटरसाइकिल को जो भी मैकेनिक होता है बनाने वाला, मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और उससे बनवाते हैं। तो वो क्या करता है कि आपका मोटरसाइकिल बनाता है, आपका गाड़ी बनाता है और उसके बदले आपसे पैसा लेता है। उसका भी काम आपका भी काम हो गया। तो इसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। आप बाबू घर बनाने वाले हैं तो घर कौन बना सकता है, मिस्त्री। जो घर बनाने वाले होते हैं तो मिस्त्री आकर क्या करेगा, घर आपका बना देगा जितना समय लगेगा और उसके बदले वो आपसे पैसा लेगा। तो इसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र ना। इस तरीके से क्या होता है, हमारा समाज आगे बढ़ता है और बढ़ भी रहा है और दोनों लोगों का काम हो भी रहा है। तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र का संबंध होता है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र से ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 225 का गेहूं की खेती। गेहूं की खेती बिल्कुल भी सेवा क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं हो सकते हैं, बैंक और बीमा हो सकते हैं, इत्यादि की सुविधा हो सकता है। बैंक आपको ऋण देता है और ऋण से आप क्या करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो इससे बाबू क्या होता है कि आप अपना बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं और बिजनेस से पैसा अर्न करके आप बैंक का ऋण भी चुका देते हैं। तो बैंक का भी काम चल रहा है और आपका भी काम चल रहा है, तो इसको बोलेंगे सेवा क्षेत्र। ठीक है। 226 नंबर के सवाल में कहा गया है, बड़े शहरों में एक ही स्थान पर जीवन की आवश्यक वस्तु मिलने का स्थान क्या कहलाता है। तो मॉल। मॉल को ही कहते हैं। मॉल में बाबू आप देखिएगा कि मॉल में ही बाबू आपको चप्पल भी मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़ा भी मिल जाएगा और ब्रश कर मुंह धोने के लिए आपको ब्रश भी मिल जाएगा, कपड़ा खींचने के लिए जो साबुन सरफ होता है वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे वस्तु होते हैं मॉल में, उतना हम गए हुए हैं मॉल में। तो बड़े शहरों में एक ही स्थान पर जीवन की आवश्यक वस्तु मिलने का स्थान जो होता है वो कहलाता है मॉल, जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मुन्ना, कॉल सेंटर का मुख्य कार्य क्या है। कॉल सेंटर का मुख्य कार्य है किसी कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के सुविधाओं के बारे में बताना ना। जो भी कंपनी से संबंधित जानकारी है वो जानकारी देना। कॉल सेंटर बाबू एयरटेल का अलग है, एयरसेल का अलग है, आइडिया का अलग है, जियो का अलग है। तो जियो में जो भी बाबू जानकारी, देखिए जियो जो कंपनी है, जियो कंपनी, उसने जो भी नियम बाबू लागू किया है वो सारा नियम जब उसके कॉल सेंटर वाले आपको बताते हैं, कॉल सेंटर करने का मतलब जो उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, जब आपको कॉल करके बताते हैं तो आप उसी को कॉल सेंटर कह सकते हैं। ठीक ना। कॉल सेंटर पर ही आपको कंपनी से संबंधित सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप जियो से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जियो का जो कॉल सेंटर वाला नंबर होता है वहाँ पर लगाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने कहाँ पर फ़ोन लगाया, कॉल सेंटर में ही, तो उसको कॉल सेंटर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी आई है। तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में ना कि कृषि क्षेत्र। 228 का सही आंसर होगा मुन्ना ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, मोबाइल और उससे संबंधित वस्तुएं नहीं सुविधाओं के प्रसार ने, मोबाइल और उससे संबंधित सुविधाओं के प्रसार ने किसे बढ़ावा दिया है। तो रोजगार के अवसर को। किसको, रोजगार के अवसर को। तो मैंने आपको बता चुका कैसे रोजगार के अवसर को। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज मोबाइल से बहुत सारे यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहे हैं। आज लैपटॉप और कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पा रहे हैं और अपनी जितना मतलब पर्याप्त उन्हें पैसा चाहिए उससे ज़्यादा ही वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक नौकरी नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है 230 नंबर में, ICICI बैंक किस प्रकार की बैंक है। तो याद रखेंगे निजी क्षेत्र की बैंक है। कौन सा बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है। यह आपको निजी क्षेत्र पर बाबू सहायता प्रदान करता है। निजी क्षेत्र पर यह आपको सहायता प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया है, बीमा क्षेत्र के विस्तार का मुख्य प्रभाव क्या है। बीमा क्षेत्र के विस्तार का मुख्य प्रभाव। तो बाबू बीमा क्षेत्र के प्रसार का जो मुख्य प्रभाव है वो है हमारा यहाँ पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन स्थलों के पास किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो बाबू भारत में पर्यटन स्थलों के पास दूर एवं ट्रेवल एजेंसी, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। देखिए जो भी पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं पर्यटन स्थलों
स्थलों पर, वहाँ पर अगर बाबू उनके वाहनों को रखने के लिए अगर स्थान होते हैं तो वो स्थान वाला बाबू क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है। अगर पर्यटकों को रहने के लिए होटल होता है तो होटल वाला क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है, उन्हें अपने होटल में रखकर उन्हें भोजन देकर। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में जब भी पर्यटक जाते हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए तो रेस्टोरेंट भी पैसा कमा सकता है। तो इस प्रकार से बाबू क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से पर्यटन स्थल वाले जो व्यापारी हैं वो पर्यटकों से बाबू पैसा कमा सकते हैं, उस तरीके से वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही रोजगार के अवसर बढ़े भी हैं जो भी स्थान पर्यटन स्थल वाले पर्यटक स्थल वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बोध गया जैसे पर्यटन स्थलों पर किस क्षेत्र ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो याद रखेंगे ट्रेवल एजेंसी और होटल व्यवसाय वाले क्षेत्रों ने। किसने, ट्रेवल एजेंसी और होटल व्यवसाय वाले क्षेत्रों ने। ट्रेवल एजेंसी वही कि बाबू ट्रेवल एजेंसी में आपकी गाड़ियों को सुरक्षित रखा जाता है। अगर आप वाहन से आए हैं बाबू घूमने के लिए पर्यटन स्थल पर तो बाबू आपको वहाँ पर सेफ्टी दिया जाएगा, आपके वाहनों को सेफ्टी दिया जाएगा और उसके बदले आपसे पैसा लिया जाएगा। तो आपका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। ठीक, तो 233 का सही आंसर मुन्ना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है सूचना और संचार क्षेत्र में किस सेवा ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए करे हैं। तो सही आंसर होगा कोरियर सेवा। सूचना और संचार के क्षेत्र में कोरियर सेवा ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। तो 234 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। बाबू आजकल देख रहे हैं आज लोग घर पर ही खाना मंगवा दे रहे हैं, जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, पता ना बहुत सारे ऐसा भोजन है जो कि कंपनी वाले क्या करते हैं कि घर घर पहुंचा देते हैं। अगर आपको कोई वस्तु भी चाहिए, जैसे कि आप बाबू अगर आप टेबल मंगवा रहे हैं, मोबाइल मंगवा रहे हैं, लैपटॉप मंगवा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको घर पर ही सुविधा प्रदान कर सकती है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। ये सारे कंपनी आपको घर पर ही सुविधा दे सकती है। घर पर ही इनके जो वर्कर हैं, इनके जो स्टाफ है वो आ जाएंगे सामान लेकर और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप सामान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सामान में कोई खराबी होती भी है तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, लेने का मन नहीं है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो इतनी सारी सेवा बाबू मिलती है किसके आधार पर, तो सूचना और संचार क्षेत्र के आधार पर। अगर सूचना और संचार क्षेत्र का खोज नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, तो कोरियर सेवा की शुरुआत नहीं हो पाती आज। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार के रोजगार मिले हैं लोगों को। अगला सवाल है कंप्यूटर युक्त दुकानों में किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। तो तत्काल फोटो की, प्रिंटिंग की, सूचना देने की, ये सभी आप लोगों को पता है। अब देखिए कंप्यूटर युक्त दुकानों में जाइएगा तो खाने पीने का तो सामान मिलेगा ना, चिकित्सा वाला सुई दवाई तो मिलेगा ना, शिक्षा की सेवाएं तो मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा, तत्काल फोटो, प्रिंटिंग, सूचना, यही सब मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव किस पर पड़ा है। तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 236 का हमारा आम जीवन पर। किस पर, आम जनजीवन पर, आम लोगों के जीवन पर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आर्थिक भूमंडलीकरण ने लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव डाला है। तो सही आंसर हो गया बाबू यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जीवन स्तर को बढ़ाया है, जीवन स्तर को बढ़ाया है, लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार लाया है, लोगों को नए नए रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाया है। तो 237 का सही आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 238 नंबर में भूमंडलीकरण ने किन दो चीज़ों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। तो याद रखेंगे भूमंडलीकरण ने बाबू यहाँ पर जिन दो चीज़ों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है वो है भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन। भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन यानी कि रोजगार प्रदान करने के कई प्रकार के अवसर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर है 1919 के बाद विश्वव्यापी अर्थतंत्र में किसका प्रभाव बढ़ा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का। किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का ही बाबू विश्वव्यापी अर्थतंत्र में प्रभाव बढ़ा था 1919 के बाद में। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 240 नंबर के सवाल में कहा गया है द्वितीय महायुद्ध के बाद किसका प्रभाव विश्व राजनीति और व्यापार पर बढ़ा। तो अमेरिका और सोवियत रूस का। एक क्वेश्चन हुआ है, अमेरिका और सोवियत रूस का ही बाबू प्रभाव विश्व राजनीति पर बढ़ा था और व्यापार के साथ ही बढ़ा था। ठीक है, विश्व राजनीति और व्यापार पर बढ़ा था इन दोनों देशों का। अगला प्रश्न है 1991 के बाद कौन सी नई आर्थिक प्रवृत्ति उभरी। तो याद रखेंगे भूमंडलीकरण का। कौन सा बाबू, भूमंडलीकरण का। तो 241 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण किन नीतियों से जुड़ा है, तो याद रखेंगे निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण, इन दोनों नीतियों से ही भूमंडलीकरण जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण का संबंध निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण से संबंधित है। जो लोग बेरोजगार थे, जिन लोगों के पास कोई रोजगार के कोई अवसर नहीं थे, उन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं भूमंडलीकरण के कारण। लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है भूमंडली के कारण। लोग अपनी जीविका बिना सरकार के सहयोग से चला पा रहे हैं, तो केवल भूमंडलीकरण के कारण। तो 242 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी भूमंडलीकरण के कारण आज अच्छे खासे पैसे कमा पा रहे हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण ने बाबू, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर हमने क्या बताया था, हाँ तो ये तो हो गया ना। यहाँ पर है भूमंडलीकरण ने किस देश को विश्व में अर्थतंत्र का केंद्र बना दिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ही बाबू मुद्रा पूरे विश्व में चलता है। इसके ही पूरे मुद्रे से, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रे से ही व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। तो यहाँ पर बाबू हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूमंडलीकरण ने अमेरिका देश को विश्व अर्थतंत्र का केंद्र बना दिया है। बाबू पूरे विश्व अर्थतंत्र का केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही संचालित होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण के कारण किस मुद्रा को वैश्विक मानक मुद्रा का दर्जा मिला। वैश्विक मानक मुद्रा यानी पूरे विश्व में चलने वाला मुद्रा, तो सही आंसर होगा डॉलर, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय मुद्रा है। कौन, तो डॉलर। राइट आंसर 244 का मुन्ना ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर अगला सवाल है बाबू, किस देश की कंपनियों को पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिल गई, तो याद रखेंगे अमेरिका। अमेरिका देश की कंपनियों को, क्योंकि अमेरिका बाबू एक तरीके से संपन्न देश है, पूंजीवादी देश है, और साथ ही बाबू यह आर्थिक रूप से इतना संपन्न है कि यह अपना पूरा प्रभुत्व विश्व पर कायम कर सकता है, और किया भी है। तो 245 का सही आंसर होगा अमेरिका ना, क्योंकि इसमें बाबू तकनीकी के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही बृहत होते हैं। अगला सवाल है भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने किस प्रकार की विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाबू बहुध्रुवीय, नहीं अमेरिका केंद्रित है। अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। विश्व के सभी देशों में अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण है वो अमेरिका के द्वारा ही है। अमेरिका ही विश्व के सभी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किए हुआ है। अर्थतंत्र पर दोस्तों उसने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। तो आप लोग अमेरिका देश को याद रखेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है वर्तमान विश्व व्यवस्था किस देश की आर्थिक नीतियों के अनुसार चल रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार। वर्तमान जो विश्व है, संपूर्ण जो विश्व है आज इस वर्तमान समय में, तो बाबू वर्तमान विश्व व्यवस्था जो है वो अमेरिका देश की आर्थिक नीतियों के कारण ही चल पा रही है। तो सही आंसर हमारा 247 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है बाबू, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है भूमंडलीकरण ने किस प्रकार के नए आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया। आपको बताना है कि भूमंडलीकरण ने किस प्रकार के नए आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया। तो सही आंसर होगा अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद। कौन, अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद। पूरे विश्व पर आर्थिक रूप से अमेरिका का ही बाबू साम्राज्य है, अमेरिका का ही नियंत्रण है। तो राइट आंसर होगा अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को व्यापार और भूमंडलीकरण वाले चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद अब इस चैप्टर से संबंधित कोई वीडियो नहीं आएगा। मैंने सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर सरलता मिली है, आपको हेल्प मिला है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है हुआ है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।